अब ऐसा करते हैं कि दो वेव्स के इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव बनती है या इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसको निकालते हैं एक बार। अच्छा, इसको करने के पहले एक ब्रीफली देख लेते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है ना, वो किस टाइप का होता है। तो इसमें जेई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेंस में एक सेपरेट टॉपिक ही है, तो इसका जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे जब टॉपिक डील करेंगे तो वहाँ पे तो डिटेल में देखेंगे ही। अभी बिल्कुल ब्रीफली जो है वो इसका नेचर एक देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है और इसमें फील्ड्स जो हैं वो कैसे वेरी करती हैं, क्योंकि हम बार-बार एम्पलीट्यूड वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो 2 वेव्स से कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, और तो 2 चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली वेरी करती हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है, तो एक वेव तो होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है, ये ई नॉट जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और एक वेव होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है, ये बी नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। तो ये मैग्नेटिज्म करेंगे तो उसमें हम देखेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये 2 फील्ड्स हो गई जो साइमल्टेनियसली वेरी कर रही। अच्छा, किस तरह से वेरी करती हैं ये भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड इन द सेंस कि एक तो इनका वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, सपोज ये लाल वाली जो वेरिएशन है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लेते हैं, और जो ब्लू वाली लाइंस हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं। तो इसको देख करके 2-3 चीजें तो आप देख सकते हैं कि एक तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो लाइन ऑफ ट्रैवल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये है लाइन ऑफ ट्रैवल, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही, उसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अच्छा, दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। हम यदि साइड से यदि यहाँ से देखें, इस तरफ से देखें, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो भी वेरी करता रहता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में शो कर रहा हूँ, बी नॉट और ई नॉट, नहीं तो वेरी करता रहेगा, ऐसे ऐसे वेरी करता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ हो जाएगी ना, है ना, ये नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। और तीसरी चीज जो नोट करने वाली है वो है कि ये जो इनका इंक्रीज जो है ना, वो फेज में है। आप देख रहे हैं, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज कर रही है उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है कि नहीं। सेम टाइम पे दोनों जीरो पे आते हैं और सेम टाइम पे दोनों अपने मैक्सिमा पे आते हैं। तो जब ई नॉट पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो बी नॉट पे होगी, ठीक है। तो ब्रॉडली तब जब हम अभी वेव्स में, भाई हम तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करेंगे, है ना, जो वेव्स के अभी तक अपन करते आए हैं, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे साउंड हो, चाहे जो हो, के एक्स माइनस ओमेगा टी यही यूज करेंगे। तो उसमें जो ए जो अपन यूज करेंगे वो ए एक्चुअली हम डिनोट कर रहे हैं, कोई भी मान लें आप, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो रहा होगा वही मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी हो रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूसरे वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूसरे वेव की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, इंटरफियर करेगी मतलब, ठीक है। तो ये क्लियर रहे कि ये एम्पलीट्यूड कोई भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अभी तक जो अपन ने 2 वेव्स के इंटरफेरेंस का जो रिजल्टेंट वेव जो निकाली थी उसका क्या रिजल्ट निकाला था, तो ये रिजल्ट निकाला था, है ना। इससे तो अपन फैमिलियर है, कई बार देख चुके हैं अपन इसको। तो इस वाले केस में अपन ने एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों वेव्स के सेम लिए थे। अपन ऐसा करते हैं, एक जनरल रिजल्ट निकाल लेते हैं कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड यदि हों 2 वेव्स के, क्योंकि उस तरह के केसेस भी आएंगे, तो उसमें जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहता है और फेज डिफरेंस वगैरह के साथ में उसका क्या रिलेशन रहता है, ठीक है। अब जैसे अभी तक जो अपन करते आए हैं, कोई 2 जनरल पॉइंट ले लिए, यहाँ से वेव्स निकली और किसी पॉइंट पे पहुंच करके और इंटरफेयर कर रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट तो फिक्स हो गया, और सोर्स का जो लोकेशन है उसके रिस्पेक्ट में जो पार्ट डिफरेंस वगैरह वो पॉइंट तो फिक्स हो गया। इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस था
मतलब वो फेज डिफरेंस जो हमने पार्ट डिफरेंस, रिफ्लेक्शन, है ना, कोई मीडियम वगैरह सब अकाउंट में लेकर के जो नेट जो फेज डिफरेंस हुआ जब दोनों वेव्स यहाँ पहुंची, वो क्या था? वो ये था। ठीक है, तो अब जब वेव यहाँ पहुंच गई है तो दोनों वेव्स को एक जनरल फॉर्म में हम इस टाइप से लिख लेते हैं। A1 पहली वेव को cos ओमेगा t, ठीक है। x वाला पोर्शन तो अब खत्म हो गया क्योंकि अब तो ये पॉइंट पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी वेव को लिख लेते हैं A2 cos ओमेगा t प्लस फाई। दोनों के बीच में फाई का फेज डिफरेंस है, दोनों वेव्स पहुंच गई। अब अपने को रिजल्टेंट वेव निकालनी, तो इनको वेक्टर फॉर्म में लिख करके उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो जो पहली वेव है A1 cos ओमेगा t, उसको यहाँ डिपिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया A1। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज का इनिशियल फेज 0 है, इसी तरह से डिपिक्ट करते थे अपन इसको वेक्टर फॉर्म में। और जो दूसरी वेव है इसको लाल से कर देते हैं A2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? फाई। अच्छा, ये अपन ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसको डिपिक्ट कर दिया, यहाँ पे वाई लिखा हो उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं एक्स भी लिख सकता था, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अब रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट वेव को यदि मैं ब्लू में शो कर दूं तो ये बन जाएगी रिजल्टेंट वेव, ठीक है। और तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा निकालते हैं। ये दूसरी वाली वेव को यहाँ रख देते हैं, है ना, वेक्टर फॉर्म है। तो पहले वाली वेव के आगे ये A2 और ये फाई, तो y रिजल्टेंट का x कंपोनेंट लिख रहा हूँ, A1 प्लस A2 cos फाई, और रिजल्टेंट वेव का y कंपोनेंट, ठीक है, A2 साइन फाई, ठीक है। ये पोर्शन हो गया आपका A2 cos फाई, और ये हो गया A2 साइन फाई, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि ये जो एंगल जो बना रहा है, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को अपन थीटा बोल देते हैं। और ये थीटा का इंटरप्रिटेशन क्या है? ये रिजल्टेंट वेव का फेज है, जैसे y2 का फेज ये था, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेव का इनिशियल फेज है, ठीक है। जैसे y2 का इनिशियल फेज क्या था? फाई था, ठीक है। तो ये इनिशियल फेज होगा रिजल्टेंट वेव का, ठीक है। तो एक तो हो गया कि tan थीटा कितना हो गया? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई, ठीक है। और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या हो गया? अंडर रूट वाई आर एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई आर वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर। तो इसको यदि हम लिख दें, इसको मैं वाई आर स्क्वायर ही लिख देता हूँ ताकि स्क्वायर के बाहर आ जाएगा ये टर्म। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसको स्क्वायर में ही रहने देने का, है ना, एक रीजन है, अभी क्लियर हो जाएगा वो। अब यदि रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है उसको अपन आई आर बोल देते हैं, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी को अपन I1 बोल देते हैं और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी को I2 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आई आर अपने को मालूम है किसके प्रोपोर्शनल होगा? वाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसको मुझे ये लिखना चाहिए था, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसका मतलब आई आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? वो प्रोपोर्शनल हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई, ठीक है। अच्छा, ये जो अपन ने देखा था कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी
उसके एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अलग अलग वेव्स के लिए तो इसको हम ये लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू कोई एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी लिख देते हैं। सी एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट रहती है, सी के कर देता हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी के ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये वाला अलग अलग वेव्स के लिए यदि मीडियम सेम है, ठीक है, यदि ये दोनों वेव्स का मीडियम सेम है ना, और ऑब्वियसली जब किसी एक पॉइंट पे आ करके इंटरेक्ट कर रही है तो वो तो ये तो एक किसी पॉइंट पे आकर के इंटरफेयर कर रही है ना, ठीक है। तो यदि मीडियम सेम है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसे सेम रहने का मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि यदि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 है, वो हमने कहा कि ये A1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसको हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू सी के A1 स्क्वायर, ठीक है। I2 जो है वो A2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू सेम सी के A2 स्क्वायर। ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर करेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है एग्जैक्टली अपन वहां पे देखेंगे, है ना, यहाँ अभी नहीं देख रहे अपन। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि IR को हम अब ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला एलिमेंट हटा करके यदि इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi, ठीक है। ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये सारे रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। यदि ये चीज ये वाला यदि ध्यान में है और इसको भी आप चाहें तो 2 मिनट में फर्स्ट प्रिंसिपल से आप निकाल सकते हैं, याद तो एक्चुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और है ना। तो एक ये रिलेशन आ गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे, है ना, इन रिलेशंस को यूज करके जो इंटरफेरेंस पैटर्न अपन ने निकाला था उसमें अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है।